हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 का हमारा चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है अल्पकालीन संतुलन उत्पादन। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि अल्पकाल का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स के टर्म में अल्पकालीन का मतलब क्या होता है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर टेक्नोलॉजी को कुछ चेंज नहीं किया जाता है और जो उत्पादन होता है वो पूरी तरह से मजदूरों की संख्या पे यानी कि रोजगार पर डिपेंड करता है। इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया था केन्स नाम के एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने। इसके अलावा हमने समग्र मांग समग्र पूर्ति दोनों बराबर होते, बचत और जो निवेश है वो दोनों बराबर होते, क्यों होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियो में समझे थे। आज की वीडियो हमारी होने वाली है समग्र पूर्ति समग्र मांग दृष्टिकोण और बचत निवेश दृष्टिकोण के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के बारे में। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब तो हमने खाली इनके जो वक्र है उनको देखा था, लेकिन जो आज की वीडियो होगी उसमें हम इनके वक्र के साथ साथ क्या एक्सप्लेन करना है उसको भी समझेंगे और पेपर में इस क्वेश्चन को कैसे करके आना है जिससे आपको फुल में से फुल मार्क मिल सके, उसके बारे में समझने वाले इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब भी अर्थव्यवस्था में संतुलन प्राप्त करना होता है तो उत्पादन का जो संतुलन होता है, संतुलन का मतलब जब बराबर होता है, तो इसमें संतुलन उत्पादन में क्या चीज बराबर के बारे में पढ़ा था हमने पढ़ा था संतुलन उत्पादन उस अवस्था में होता है, यानी कि उत्पादन का संतुलन स्तर वो होता है जहां पर समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है, यानी कि जहां पर एस इज इक्वल टू एडी होता है, वहां पर हम बोलेंगे कि ये उत्पादन का संतुलन स्तर है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो मांग है और जितनी पूर्ति है वो दोनों आपस में बराबर होंगी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी समझा था कि अगर सपोज करो अर्थव्यवस्था के अंदर 50 बिस्किट के पैकेट है जिनकी मांग की जा रही है, तो 50 बिस्किट के पैकेट की मांग होगी तो वो एग्रीगेट डिमांड होगी, और मार्केट के अंदर अगर 50 बिस्किट ही है यानी कि 50 बिस्किट का प्रोडक्शन किया हुआ है, तब जो मांग है और जो पूर्ति है वो दोनों बराबर है। तो इसका मतलब एएस और एडी दोनों बराबर है, तो उस लेवल पे हम बोलेंगे कि ये अर्थव्यवस्था में संतुलन उत्पादन का पॉइंट है, यानी कि उत्पादन का संतुलन स्तर है। इसके अलावा जो इसकी दूसरी अप्रोच होती है, यानी कि संतुलन उत्पादन की दो अप्रोच होती है, दो दृष्टिकोण होते हैं। दो दृष्टिकोणों का मतलब होता है कि संतुलन उत्पादन दो अवस्था में होता है। पहली अवस्था जब समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होगी तब भी संतुलन उत्पादन होगा। दूसरी अवस्था जब बचत और निवेश दोनों बराबर होंगे तब भी संतुलन उत्पादन होता है। अब बचत और निवेश क्यों बराबर होते हैं इसको भी हमने पिछली वीडियो में समझ लिया था। बचत का मतलब क्या होता है, हमारी इनकम का कुछ ऐसा हिस्सा जिसको हम कंज्यूम नहीं करते, यानी कि जिसको हम खर्च नहीं करते, वो हमारी बचत होती है। इसके अलावा निवेश निवेश वो पार्ट होता है जो उत्पादक अपनी इनकम बढ़ाने के लिए मशीन्स के ऊपर जो पैसा खर्च करते हैं या लैंड के ऊपर जो पैसा खर्च करते हैं उसको निवेश कहा जाता है। तो बचत और निवेश जिस पॉइंट पर होगी उसको भी उत्पादन का संतुलन स्तर कहा जाता है। ये तो थी इन दोनों की बात। अब इसके अलावा पहला दृष्टिकोण हम देखेंगे, यानी कि जो पहली अप्रोच है जहां पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों बराबर होती है, उस अप्रोच के ऊपर अभी हम पहले बात करेंगे। उसके बाद में कौन कौन से पॉइंट्स है जो इस वक्र के नीचे लिख के आने हैं आपको। इसके अलावा कौन सी दो सिचुएशन बनती है एएस एडी की जब हम बात करते हैं, यानी कि जब भी हम समग्र पूर्ति समग्र मांग की बात करेंगे तो दो सिचुएशन बनेगी इसमें, एक एडी छोटा होगा एएस से और एक एडी जब ज्यादा होगा एएस से। तो जब हम बात करते हैं समग्र पूर्ति समग्र मांग दृष्टिकोण की, तो इसमें हम ये बताते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर जब मांग यानी कि जो समग्र मांग होती है, टोटल डिमांड होती है, एग्रीगेट डिमांड, वो समग्र पूर्ति के बराबर होती है, वहां पर उत्पादन का संतुलन स्तर होता है। अब ये अगर आपसे क्वेश्चन में बोले कि इसको एक्सप्लेन करके दिखाओ, तो आपको एक्सप्लेन पहले क्या करना है, आपको ये लिखना होगा कि समग्र मांग क्या होती है, समग्र पूर्ति क्या होती है। अगर हम बात करते हैं समग्र मांग की, तो समग्र मांग के अंदर उपभोग आता है और निवेश आती है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं समग्र पूर्ति की, तो इसके अंदर उपभोग आता है, इसके साथ साथ बचत आती है। तो ये बात आपको मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। अब इसके नीचे आपको ये इसका जो कर्व है वो बना के आना है। कर्व बनाने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले हम वाई एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक्स एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद में एक पॉइंट लेंगे जिसको हम नाम देंगे जीरो।
जीरो पॉइंट पर अब हमें पता है जो हमारा एएस का कर्व होता है, यानी कि जो समग्र पूर्ति होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है और एक 45 डिग्री की लाइन होती है जो बिल्कुल सीधी होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा हमने पिछली वीडियो में भी समझा था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो समग्र पूर्ति होती है और जो आय होती है वो दोनों बराबर होती है, तो इसीलिए ये जीरो से स्टार्ट होता है। तो जो समग्र पूर्ति का वक्र है, ये एएस वाला जो वक्र है, ये जीरो वाली लाइन से ऐसे ऐसे ऊपर करते जब हम ड्रॉ करते जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ ड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद जो समग्र मांग का वक्र बनेगा वो कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अभी हमने पिछली वीडियो में भी समझा था, अब भी देखेंगे, जो एग्रीगेट डिमांड होती है, जो समग्र मांग होती है, उसके अंदर उपभोग आता है और उसके अंदर निवेश आती है। तो यानी कि उपभोग कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति की आय शून्य होती है, जीरो होती है, तब भी वो अपनी जिंदगी को चलाने के लिए कुछ ना कुछ उपभोग जरूर करता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, अगर उपभोग कुछ ना कुछ करेगा तो यानी कि जो समग्र मांग है वो भी कुछ ना कुछ होगी, और समग्र मांग होगी तो इसका मतलब कभी भी वो जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, चाहे कि उपभोग का वक्र हो या चाहे समग्र मांग का वक्र हो, वो कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, वो जीरो से थोड़ा ऊपर स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एडी का जो वक्र है वो एक पॉइंट के, यहाँ पर हमने इसको अपने हिसाब से नाम दे दिया है, तो के पॉइंट से वो स्टार्ट हो रहा है, तो हमने एडी का कर्व लिख लिया है। हमने पिछली वीडियो में समझा था एक्स एक्सिस के ऊपर हम उत्पादन और आय को दिखाते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर हम समग्र मांग और समग्र पूर्ति यानी कि एडी और एएस को दिखाते हैं। जैसे जैसे पॉइंट्स मैंने इसमें ड्रॉ करे वैसे पॉइंट्स आप ड्रॉ करेंगे। उसके अलावा जब हम इन दोनों लाइन को देखेंगे ध्यान से, एएस कर्व को देखेंगे, एडी कर्व को देखेंगे, एक ऐसी जगह है जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को काट रहे हैं। जहां पर एएस का कर्व एडी के कर्व को टच करता है, एक दूसरे को काटता है या इंटरसेक्ट करता है, वही पॉइंट हमारा संतुलन बिंदु कहलाता है। ये बात आपको याद रखना है कि अगर एएस और एडी का कर्व एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटेगा वो संतुलन बिंदु होगा। उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ई। इसके अलावा जब हम इस पॉइंट से नीचे सीधा परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे उसको नाम देंगे एल। तो ये वाला जो पॉइंट आ गया हमारा उत्पादन आय के ऊपर, यानी कि जो ये वाला पॉइंट है ना एल पॉइंट, तो ये हिस्सा दिखाता है ये उत्पादन का संतुलित स्तर है। यानी कि यहाँ पर आने के बाद अगर कोई क्वेश्चन में आए कि उत्पादन का या आय का संतुलन स्तर कौन सा है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। इस ग्राफ के नीचे ये पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि OL जो पॉइंट है वो उत्पादन का संतुलित स्तर को दिखाता है, यानी कि आय के संतुलित स्तर को दिखाता है। इसके अलावा जो ओके लाइन है वो ये ओके लाइन जो है ये के से एडी का पॉइंट स्टार्ट होता है, ये हमने पहले मान लिया था। यहाँ पर हमारा ये वक्र बन के तैयार हो जाता है। इतना बनाने के बाद में आप यहाँ पर लिखोगे संतुलन बिंदु है, इसका नाम दे दोगे ई, ये नीचे एल नाम दे दोगे इसका, OL को बोलोगे उत्पादन का या आय का संतुलन स्तर होता है। इतना लिखने के बाद में फिर आपको विशेष बिंदु इसके नीचे एक्सप्लेन करके आने। अब कौन कौन से बिंदु है, सबसे पहले लिखना है संतुलन तब प्राप्त होता है जब एडी और एएस दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पर हमने शॉर्ट लैंग्वेज लिखी है ये, यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो वहां पर आपको लिख कर आना है समग्र मांग और इसकी जगह पर लिखना आना है समग्र पूर्ति। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा पहला पॉइंट हो गया कि जो संतुलन उत्पादन है वो तब प्राप्त होगा जब समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होगा, और ये कहां पर होता है, यह बिंदु ई पर होता है। तो ये भी हमें लिख कर आना है कि बिंदु ई पर है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है बिंदु ई को संतुलन बिंदु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एडी एएस दोनों बराबर है और दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। तीसरा पॉइंट OL उत्पादन का संतुलन स्तर है। जैसा कि मैंने आपको जितने पॉइंट्स यहाँ पर समझाए हैं वही सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि OL उत्पादन का संतुलन स्तर है। तो आपको लिख कर आना है उत्पादन का संतुलन स्तर OL है या आय का संतुलन स्तर OL है। तो अगर बोले उत्पादन का संतुलन स्तर या आय का संतुलन स्तर तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों का मीनिंग लगभग सेम ही है इस चैप्टर के कंसेप्ट में। OL पर एडी और एएस दोनों बराबर है, यानी कि उपभोक्ता जो खरीदना चाहते हैं और उत्पादक जो उत्पादन करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। इसको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको याद रखना है। संतुलन कब प्राप्त होता है, संतुलन तब प्राप्त होगा जब एडी एएस के बराबर होगा, यानी कि समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होगी। जितना लोग खरीदना चाहते हैं और जितना प्रोड्यूसर बेचना चाहते हैं वो दोनों बराबर हो जाए, यानी कि जितना उत्पादन करना चाहते हैं या जितनी पूर्ति करना चाहते हैं और जितना कोई पर्सन वो मांग करना चाहते हैं, जब वो दोनों बराबर होंगे उस अवस्था में हम बोलेंगे कि उत्पादन का संतुलन स्तर है अर्थव्यवस्था के अंदर। तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको नॉर्मल भाषा में याद रखोगे कि जितना हम खरीदना चाहते हैं और जितना प्रोड्यूसर उत्पादन करना चाहते हैं, जब वो दोनों बराबर होंगे तो उस अवस्था को हम संतुलन स्तर कहेंगे। ये इसकी पहली अप्रोच है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है
कि कभी कभी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग कम होती है, समग्र पूर्ति ज्यादा होती है। इसका कहने का मतलब ये है अर्थव्यवस्था के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज है वो तो ज्यादा मिल रही है, यानी कि बिस्किट के पैकेट तो ज्यादा है लेकिन बिस्किट को खरीदने वाले लोग कम है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर मांग कम है और पूर्ति ज्यादा है तब ज्यादा वस्तुएं क्या रह जाएंगी, बिना बिकी हुई रह जाएंगी। जितने भी प्रोड्यूसर होंगे उनके पास में, उत्पादक के पास में पहले से बचा हुआ सामान रह जाएगा। अब अगर उनके पास में पहले से सामान बचा हुआ रह गया तब वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि अब बाद में उत्पादन करेंगे, पहले जो बचा हुआ सामान है उसको ही बेच लेते हैं, तो उत्पादन कम कर दिया जाएगा। अब उत्पादन कम हो जाएगा तो उससे फिर क्या होगा, एएस कम हो जाएगा, यानी कि जो सप्लाई है गुड्स की वो कम हो जाएगी। तो एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी यानी कि समग्र पूर्ति कम हो जाएगी, और समग्र पूर्ति समग्र मांग के बराबर आ जाएगी। तो ये बात आपको लिखनी है। अतः उत्पादन में बदलाव करके या आय में बदलाव करके संतुलन पुनः प्राप्त किया जाएगा। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में ये समझाया हुआ है कि अगर एडी छोटा होता है, यानी कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि मांग कम होने लगती है और पूर्ति ज्यादा हो जाती है, ऐसी सिचुएशन सुधारने के लिए उत्पादक क्या करेंगे, पूर्ति को कम कर देंगे। पूर्ति कम हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, पूर्ति कम होके मांग के बराबर आ जाएगी, और जब पूर्ति और मांग दोनों बराबर हो जाएगी तो उस सिचुएशन में दोबारा से संतुलन प्राप्त हो जाएगा। तो उत्पादन में बदलाव करके आय में बदलाव करके संतुलन पुनः प्राप्त किया जाता है। अब दूसरी सिचुएशन कई बार ऐसे होती है कि समग्र मांग ज्यादा होती है और समग्र पूर्ति कम होती है, यानी कि अर्थव्यवस्था के अंदर लोग ज्यादा सामान की डिमांड करने लगते हैं और पूर्ति उसके हिसाब से होती नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, मांग ज्यादा होगी पूर्ति कम होगी। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखे हुए ये सारे पॉइंट्स, लेकिन आपको जब ये एक्सप्लेन करोगे नोटबुक के अंदर तो पूरे पूरे पॉइंट्स लिखने हैं आपको कि कभी कभी अर्थव्यवस्था में मांग ज्यादा होती है। मांग नहीं लिखोगे, समग्र मांग लिखोगे, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र की बात होती है। तो समग्र मांग ज्यादा होती है और समग्र पूर्ति कम होती है। तो इससे उत्पादक उत्पादन को बढ़ाएंगे जिससे समग्र पूर्ति बढ़ेगी, और समग्र पूर्ति बढ़ के समग्र मांग के बराबर हो जाएगी, यानी कि जितना लोग डिमांड कर रहे हैं उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो सभी लोगों को उनका सामान मिलने लगेगा, तो उत्पादन में या आय में बदलाव करके संतुलन को दोबारा प्राप्त किया जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स है, इन दोनों में हमने क्या किया है, अगर डिमांड कम है लोगों की तब हमने क्या, हमारे पास में ज्यादा सामान बच जाएगा, ज्यादा सामान बच गया तो उत्पादन को कम कर देंगे, उत्पादन कम कर देंगे तो उत्पादन में बदलाव किया जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन हो जाती है जब मांग ज्यादा होने लगती है। मांग ज्यादा होने लगेगी लोगों की, सामान कम है तो सामान को हम बढ़ा देंगे, सामान हमने बढ़ा दिया है तो वो लोगों की मांग को पूरी कर देगा, तो यहाँ पर भी उत्पादन में बदलाव किया गया है। तो दोनों सिचुएशन में उत्पादन में बदलाव किया जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब ये दोनों सिचुएशन यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसको, तो पहली वाली सिचुएशन तो यहाँ पर आएगी कि जब ये हमारा वक्र है, तो ये एएस का वक्र है अगर आप ध्यान से देखोगे, और ये एडी का वक्र है। तो यहाँ पर जब पहले क्या होता है कि एडी का वक्र ऊपर है और एएस का वक्र नीचे। यहाँ एडी ज्यादा है और एएस कम है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे जो एडी का वक्र है वो ऊपर है, एएस का वक्र नीचे है, तो एडी ज्यादा है एएस कम है। तो नहीं, दूसरी वाली सिचुएशन है ये वाली, जब एडी ज्यादा है एएस कम है। इसके अलावा जब हम इस संतुलन बिंदु के ऊपर आएंगे तो हमें पता लगेगा कि एएस का वक्र ऊपर है, एडी का वक्र नीचे, यानी कि इस वाली सिचुएशन में एडी हमारी कम है और एएस हमारी ज्यादा है। तो इस सिचुएशन को सुधारने के लिए ये वाली सिचुएशन हो जाती है जहां एडी कम है एएस ज्यादा है। इसको सुधारने के लिए भी उत्पादन में बदलाव किया जाता है, इस सिचुएशन को सुधारने के लिए भी उत्पादन में बदलाव किया जाता है। इसमें उत्पादन को बढ़ा देंगे जिससे संतुलन प्राप्त कर ले, इस वाली सिचुएशन में उत्पादन को कम कर देंगे जिससे संतुलन प्राप्त कर ले। तो ये पॉइंट्स है, ऐसे आपको एक्सप्लेन करके आना है। ये एडी और एएस मैंने पहले इसलिए नहीं लिखा था जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जब ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया है तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ हमने एडी छोटा है एएस से ये क्यों लिखा है, यहाँ पर एडी बड़ा है एएस से ये क्यों लिखा है। ये हमारी वीडियो है जिसमें हमने समग्र पूर्ति और समग्र मांग दोनों बराबर होते हैं संतुलन अवस्था में, ये पहली अप्रोच को हमने देखा है। आप इसका फर्दर रीडिंग के लिए एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिसमें आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर लोगे और अपनी नोटबुक के अंदर लिख लोगे। अब इसके अलावा अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बचत निवेश दृष्टिकोण के बारे में समझेंगे। उत्पादन के संतुलन स्तर पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होती है, कैसे होती है, क्या होती है, इसकी कहानी, उसको हम समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, जितना भी ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है, इससे पिछली वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, इसके अलावा बुक के अंदर जो भी आपके कॉन्सेप्ट दे रखे सबको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। इसके आपको अच्छे से नोट्स बना लेने हैं जिससे आपको फर्दर रीडिंग के लिए आसानी मिल सके और पता लग जाए कि कैसे पेपर में इसको लिख कर आना है। तो यहाँ पर वीडियो हो जाती है हमारी समाप्त।
अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।